हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपके एग्जाम्स भी अच्छे जा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज हम करेंगे सिविक्स चैप्टर नंबर 1। हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है, कवर कर लिया था हमने फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ठीक है, ये पढ़ा था। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स भी पढ़े थे। प्रिम्बल क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उसका हेड कौन था, ठीक है, कितना टाइम लगा, ये सभी टाइम लगा तो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कितना टाइम लगा था इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। ठीक है, ये सभी हमने कवर किया था प्रिम्बल वगैरह के बारे में। प्रिम्बल में मैंने बताया था 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा प्रिम्बल, ठीक है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है और सेकेंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट के हमने कुछ वर्ड्स बताए थे जो हमें आगे आज डिस्कस करने हैं। कुछ वर्ड्स वो क्या थे, जैसे सोवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ठीक है। और सेकंड पार्ट था जिसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सभी आते हैं। हमें आज वही डिस्कस करने हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स के साथ, और ऐसे ही हमें अपना सपोर्ट देते रहिए। और कमेंट करके भी ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम सबसे पहला वर्ड पढ़ने वाले हैं प्रिम्बल का, सोवरीन। सोवरीन मीन्स, अगर आप नीचे देखें क्या लिख रहा है, फुल्ली इंडिपेंडेंट कंट्री, यानी कि ऐसी कंट्री जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल आज़ाद है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, ऐसी कंट्री। तो सोवरीन, द प्रिम्बल डिक्लेयर्स इंडिया अ सोवरीन स्टेट। प्रिम्बल जो है, प्रिम्बल क्या होती है, शॉर्ट समरी होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कुछ वर्ड्स में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समझा देती है। ठीक है, तो प्रिम्बल जो है वो इंडिया को एक सोवरीन स्टेट बताता है। डिक्लेयर कर रखा है प्रिम्बल ने कि इंडिया एक सोवरीन स्टेट है, यानी कि एक ऐसा स्टेट है जो फुल्ली इंडिपेंडेंट है। दिस मीन्स दैट, इसका मीनिंग क्या हो गया, दैट इंडिया इज़ फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, कि इंडिया जो है एक्सटर्नल कंट्रोल से, यानी कि बाहर की कोई भी कंट्री इंडिया पर कंट्रोल नहीं कर सकती। एंड फॉलोज एन इंडिपेंडेंट पॉलिसी, और जो इंडिया है उसकी खुद की पॉलिसी है जो इंडिया फॉलो करता है, किसी और की पॉलिसी को फॉलो नहीं करता है। नो आउटसाइड पावर कैन इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंट्री। कोई भी बाहर की पावर आकर कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती। ठीक है, कोई भी ये नहीं कह सकता कि तुम हमारे तरीके से चलो, नहीं, इंडिया का खुद के रूल्स हैं, तो इंडिया खुद के अकॉर्डिंग चलती है, अपने उस पर किसी और कंट्री का कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए इंडिया एक सोवरीन स्टेट है। अगला वर्ड है आपका सोशलिस्ट। Socialism in India means an equal and fair distribution of the nation's wealth among all sections of people in the country. Socialism क्या होता है, जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास, रिसोर्सेज जितने भी हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सभी सिटीजन्स में। तो सोशलिज्म इंडिया में है, यानी कि एक इक्वल और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बराबर सभी चीज़ें बांटी जा रही हैं। क्या चीज़ें, जैसे आपकी नेशन की वेल्थ, नेशन के पास जो भी धन है, रिसोर्सेज हैं, वो कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी कास्ट के लोग रहते हैं, सभी में इक्वली फेयरली बांटे जा रहे हैं, तो वो हो गया सोशलिज्म। बाय गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, सभी को अगर हम इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, इट एम्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। सभी को अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि रिच लोगों और पुअर लोगों के बीच का जो गैप है वो कवर कर रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं उससे, ठीक है, जिससे उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा रिच में और पुअर्स में। ठीक है, तो सोशलिज्म क्या हो गया, आपको समझ में आया। सोशलिज्म यानी कि जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारी कंट्री के पास, उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सारे सेक्शंस में सोसाइटी के। ठीक है, तो सोशलिस्ट ही होता है। अगला वर्ड है आपका सेक्युलर। द वर्ड सेक्युलर इन द प्रिम्बल इम्प्लाइज दैट इंडिया डज नॉट हैव अ स्टेट और ऑफिशियल रिलीजन विच मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स बाय द स्टेट। वर्ड जो है आपका सेक्युलर प्रिम्बल में ये बताता है कि इंडिया का कोई भी अपना एक स्टेट या फिर ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे हमारी लैंग्वेज है ना हिंदी, ऐसे उसकी कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है। इसका मीनिंग हो गया कि स्टेट के द्वारा, किसी भी एक स्टेट के द्वारा सभी धर्मों को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है ना कि योगी जी हैं तो वो सिर्फ हिंदू को ही वो करेंगे, सपोर्ट नहीं करते ना, वो सभी धर्मों को इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं, चाहे क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी उसका हो कास्ट का। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर मीन्स ऑल रिलीजन कमांड इक्वल रेस्पेक्ट, सभी रिलीजन्स को, सभी धर्मों को इक्वल रेस्पेक्ट मिलेगी, इक्वल पहचान मिलेगी स्टेट से। पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, सब लोग के आगे सभी रिलीजन्स के जो लोग हैं वो सभी बराबर हैं। इसलिए इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, यानी कि उसका कोई अपना ऑफिशियल पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है जिसे वो इंडिया फॉलो करता है। सभी धर्म के लोगों के, सभी धर्मों को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है।
इट डजेंट एक्सटेंड स्पेशल फेवर्स टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन, यानी कि इंडिया में कोई भी पर्टिकुलर स्पेशल फेवर्स नहीं दिए गए हैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन को, यानी कि किसी धर्म को कुछ स्पेशल फेवर्स नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, स्पेशल चीज़ ग्रांट नहीं करी गई है, सभी लोगों को इक्वल मिलता है चाहे किसी भी कास्ट का हो। द पीपल ऑफ इंडिया हैव फुल फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। इंडिया के जो लोग हैं उनके पास पूरी आज़ादी है कि वो प्रोफेस मीन्स होता है अपने जो भी उनका मानना है उस अपने विश्वास को वो किसी के भी सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं और किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं जो वो धर्म चाहते हैं। द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर एडेड टू द प्रिम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट इन द ईयर 1976। जब प्रिम्बल बना था ना तो उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए थे, अमेंडमेंट्स यानी चेंजेस हुए थे। तो वर्ड जो है ये दोनों सोशलिस्ट वाला और सेक्युलर वर्ड, ये दोनों वर्ड्स प्रिम्बल में तब जोड़े गए थे, कब जोड़े गए, 1976 में इस प्रिम्बल का 42nd नंबर का अमेंडमेंट हुआ था, यानी कि 42 अमेंडमेंट्स ऑलरेडी हो चुके थे 1976 तक। तब जो 42nd वाला अमेंडमेंट हुआ था उसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड जोड़ा गया। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मीन्स डेमोक्रेसी इज डिफाइंड एज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है, सरकार, लोगों की सरकार, लोगों के लिए सरकार और लोगों की वजह से सरकार, लोगों के द्वारा सरकार, तो ये चीज़ होती है डेमोक्रेसी। इन इंडिया आफ्टर एवरी 5 years, इंडिया में हर 5 साल बाद जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड, जनरल इलेक्शंस होते हैं। एंड द पीपल, और जो लोग होते हैं, इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को यानी कि अपने लीडर को खुद चुनते हैं। हु फॉर्म द गवर्नमेंट, जिसे वो चाहते हैं कि इसकी सरकार बने उसे वो खुद चुनते हैं। वोट करते हैं ना हर 5 साल में, हम 18 years से जिसकी अबव एज होती है उन्हें वोट करने का मौका मिलता है। तो वोट में आप किसी भी लीडर को आप वोट दे सकते हो। तो यही होता है डेमोक्रेटिक। तो हमारी कंट्री जो है, जो हमारा इंडिया है, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। नेक्स्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक इज़ अ स्टेट। रिपब्लिक एक ऐसा स्टेट होता है वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज़ एन इलेक्टेड पर्सन, जहाँ पर स्टेट का जो हेड होता है वो एक इलेक्टेड पर्सन होता है, ठीक है, जिसे चुना जाता है वोटिंग के द्वारा। एंड इज़ इलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, जिसे इलेक्ट किया जाता है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इज़ नॉट हेरिडिटेरी। प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होती है वो हेरिडिटेरी नहीं होती, कि मतलब जैसे प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, उनके बेटे को पोस्ट मिलेगी, फिर उसके बेटे को पोस्ट मिलेगी, इसी को हेरिडिटेरी बोलते हैं। तो ये चीज़ नहीं होती है प्रेसिडेंट की पोस्ट में, ठीक है। द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया इज़ द प्रेसिडेंट। इंडिया में स्टेट का जो हेड होता है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। हु इज़ इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, जिसे इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है 5 years के पीरियड के लिए, ठीक है। तो ये हो गया, इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है। अब इस एनरिच योर नॉलेज पॉइंट में क्या दिया हुआ है, इन ऑल टोटली अगर हम देखें, द असेंबली टुक 2 years 11 months एंड 18 days टू फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लिए थे कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल तरीके से पास करने के लिए, विच कंक्लूडेड इट्स वर्क ऑन 26 November 1949। उनका जो काम था कब कंक्लूड हुआ, 26 November 1949 को। इट वॉज अडॉप्टेड ऑन द सेम डे एंड साइंड बाय चेयरमैन, और उसी दिन को मतलब 26 November 1949 को उनका वर्क कंप्लीट हुआ और उसी दिन उसे अडॉप्ट कर लिया गया उस कॉन्स्टिट्यूशन को। चेयरमैन ने उस पर साइन भी कर दिए। एंड ऑल मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, चेयरमैन ने भी साइन किया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने भी उसी दिन साइन कर दिए थे। लेकिन आप सोचो कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, लगभग 3 years ही हो गए ना। तो ये था आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम टॉपिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने प्रिम्बल का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। अब हम यहाँ से प्रिम्बल का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स बताए हुए हैं। तो जिसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्टिस यानी कि न्याय, ठीक है। ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जेंडर, रेस और रिलीजन। सभी जो सिटीजन्स हैं इंडिया के वो सभी कानून की नज़रों में बराबर हैं। ये मैटर नहीं करता कि उनकी कास्ट क्या है, जेंडर क्या है, रेस किस धर्म से हैं या कौन सी जाति से हैं, क्या है, आदमी है, औरत है, क्या है, ऐसा कुछ मैटर नहीं करता। सभी सिटीजन्स बराबर हैं कानून की नज़रों में।
द कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू प्रोवाइड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। कॉन्स्टिट्यूशन का जस्टिस से क्या मतलब है कि लोगों को सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस मिले, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। अगला क्या है, लिबर्टी। लिबर्टी, ऑल द सिटीजन्स आर फ्री टू एंजॉय सर्टेन राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फेथ, वर्शिप, बिलीफ एंड थॉट। सभी सिटीजन्स को कुछ सर्टेन राइट्स दिए हुए हैं और वो सभी लोग फ्री हैं कि अपने इन राइट्स को वो एंजॉय कर सकते हैं, कभी भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप अपने आप को कभी भी कहीं पर भी एक्सप्रेस कर सकते हो। मान लीजिए किसी टॉपिक पर आपका डिस्कशन चल रहा है और किसी ने कुछ बोला और आप उसके अगेंस्ट हो, तो आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हो कि मैं इसके सख्त अगेंस्ट हूँ, ठीक है। फेथ यानी कि आप किसी में भी विश्वास कर सकते हो, किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हो, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो, तो ये सभी आपकी लिबर्टी है, यानी कि आप फ्री हो इन सभी राइट्स को फॉलो करने के लिए। अगला क्या है, इक्वालिटी। ऑल द सिटीजन्स हैव राइट टू गेट प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विदाउट गेटिंग डिस्क्रिमिनेटेड ऑन ग्राउंड्स ऑफ स्टेटस, रिलीजन, कास्ट, क्रीड और रेस। सभी सिटीजन्स के पास हक होता है, राइट होता है, अधिकार होता है कि कानून का प्रोटेक्शन उन्हें मिले, ठीक है। मान लीजिए किसी परेशानी में अगर आप फंस जाते हैं या आपको अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आपके साथ भेदभाव हो रहा है स्टेटस, रिलीजन, कास्ट या फिर रेस से रिलेटेड, ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है, तो आप अपने लॉ के पास जाकर कानून से आप मदद मांग सकते हैं। तो कानून की नज़रों में सभी इक्वल होते हैं, आपको वहाँ से प्रोटेक्शन ज़रूर मिलेगा। आपको लगता है कि इसने मुझे मेरे धर्म की वजह से मेरे से मतलब मेरे को वो करा जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, या कास्ट की वजह से भेदभाव किया जा रहा है, तो आप लॉ से मदद मांग सकते हो। अगला आता है फ्रेटर्निटी। इन अ कंट्री ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी एज इंडिया, स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड ब्रदरहुड क्रिएट्स द बॉन्डिंग एसेंशियल फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। अब इंडिया एक कंट्री है जिसमें वास्ट डाइवर्सिटी है, यानी कि अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो यूनिटी होना और ब्रदरहुड यानी कि भाईचारा होना, इन दोनों चीज़ों से, एकता और भाईचारा होने की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन जाती है, जो कंट्री की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेटर्निटी यानी कि ब्रदरहुड होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमने प्रिम्बल के जो 2 पार्ट्स थे उनमें जो मेन वर्ड्स थे वो हमने पढ़ लिए, उनके मीनिंग देख लिए अच्छे से, आपको आई होप समझ में आया होगा। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। क्या होते हैं अब ये फंडामेंटल राइट्स? आर दोज बेसिक राइट्स विच आर कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर ऑल द राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ सिटीजन। फंडामेंटल राइट्स वो बेसिक अधिकार होते हैं लोगों के, किसी भी सिटीज़न का वो बेसिक अधिकार जो ज़रूरी होते हैं किसी भी सिटीज़न के पूरे डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए जो अधिकार उसके लिए ज़रूरी हैं उन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। देयर आर टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने राइट्स दिए हुए हैं? फंडामेंटल राइट्स 6 दिए हुए हैं जो एक सिटीज़न के लिए ज़रूरी होते हैं। दे आर गिवन इन पार्ट 3 ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में ये दिए हुए हैं। क्या? फंडामेंटल राइट्स। ये आपको यहाँ पर बताए हुए हैं। सबसे पहला है राइट टू इक्वलिटी, तो ये आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक दिया हुआ है, जिसमें क्या पॉइंट्स हैं? एवरी सिटीज़न इज़ इक्वल बिफोर द लॉ ऑफ द कंट्री। कंट्री के कानून के आगे सारे सिटीजन्स बराबर हैं। ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, क्लास और स्टेटस शैल इंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन रेस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी नागरिक हैं, उनकी कोई भी कास्ट हो, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बेस में, ठीक है। एजुकेशन उन्हें इक्वल मिलना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट भी उन्हें इक्वल मिलना चाहिए, चाहे उनकी कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी स्टेटस हो। नो सिटीजन्स शैल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस और कास्ट बी डिनाइड एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप्स, टेम्पल्स, घाट्स, मार्केट्स एट्सेट्रा। किसी भी सिटीज़न को उनकी रेस, उनकी कास्ट के बेसिस पर पब्लिक प्लेस पर आने से किसी को भी मना नहीं करना चाहिए कि ये लोअर कास्ट का है तो हम इसे अपनी शॉप पर नहीं आने देंगे, या इस टेंपल में नहीं आने देंगे, या इस मार्केट में नहीं आने देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये होता है आपका राइट टू इक्वालिटी। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ अबॉलिश्ड। अनटचेबिलिटी यानी कि बोलते हैं ना कि नीची कास्ट के लोगों को छूने से हम अशुद्ध हो जाएंगे, तो इस चीज़ को अनटचेबिलिटी बोलते हैं। तो ये अबॉलिश कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है ये चीज़। एंड इट्स प्रैक्टिस इज इन एनी फॉर्म इज़ फॉरबिडन। और इसकी अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि इस चीज़ को अगर हम फॉलो करते हैं अब भी, तो ये
दंडनीय होता है, सज़ा मिलती है इसकी। टाइटल्स लाइक राय बहादुर एटसेट्रा शुड नॉट बी कन्फर्ड बाय द स्टेट, स्टेट के द्वारा ये टाइटल्स यूज़ नहीं किए जाने चाहिए। तो ये है आपका राइट टू इक्वलिटी। अगला आर्टिकल था आपका राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल्स 19 से 22 तक दिया हुआ है, जिसमें बोला है द राइट्स टू फ्रीडम इंक्लूड्स दी फॉलोइंग 6 फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में भी अंदर 6 तरह की फ्रीडम्स आती हैं, जिसमें सबसे पहली है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी अपने मन का एक्सप्रेस कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, आप पीसफुली कहीं पर भी असेंबल हो सकते हो, इकट्ठा हो सकते हो। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, आप अपने एसोसिएशन, अपने यूनियन, अपना ग्रुप बना सकते हो, आज़ाद हो आप ये चीज़ करने के लिए। फ्रीडम टू मूव फ्रीली इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, आपके पास ये भी फ्रीडम है कि आप इंडिया के किसी भी पार्ट में जाकर घूम सकते हो। फ्रीडम टू डिसाइड और सेटल डाउन इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, और किसी भी कंट्री के किसी भी पार्ट में आप अगर रहना चाहते हो, सेटल डाउन होना चाहते हो, तो उसकी भी आपको आज़ादी है। 6 क्या है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, और आप किसी भी प्रोफेशन को, किसी भी ऑक्यूपेशन को, किसी भी बिजनेस को प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी बिजनेस आप फॉलो कर सकते हो। तो ये है आपका राइट टू फ्रीडम, जो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक दिया हुआ है। अगला है आपका राइट टू एजुकेशन, ठीक है, ये आपका बाद में आया था। आर्टिकल 21A एडेड एज अ न्यू आर्टिकल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 प्रोवाइड्स फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। आर्टिकल 21A में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा 86th अमेंडमेंट में, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था 2002 में, जिसमें क्या बोला गया है कि 6 to 14 ईयर्स तक के जो भी बच्चे हैं उन्हें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन द होल ऑफ इंडिया। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था ये आपका इंडिया में, पूरे इंडिया में तो था, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे इंडिया में ये लागू हो चुका था 1 अप्रैल 2010 से। द गवर्नमेंट रिक्वायर्स प्राइवेट इंस्टीट्यूशन टू रिजर्व 25% सीट्स फॉर चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। और गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, तो वो 25% जो सीट्स हैं वो उन बच्चों के लिए रिजर्व रखेंगे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग कर, ठीक है, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक नहीं है, उनके लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को 25% ऑफ सीट्स रिजर्व करके रखनी पड़ती हैं। ये है आपका राइट टू एजुकेशन। उसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन भी आया, ये भी एक आपका फंडामेंटल राइट है, जिसे इंक्लूड किया गया आर्टिकल 19 फर्स्ट पार्ट में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन अक्टूबर 12, 2005। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो आया, लागू जो हुआ था, ये 12 अक्टूबर 2005 में हुआ था। दिस इंक्लूड्स द राइट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिगार्डिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर ऑफ वर्क। इसमें ये हक दिया हुआ है कि कोई भी पर्सन इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है गवर्नमेंट से, किस चीज़ के बारे में, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ला रही है, प्रोग्राम्स ला रही है, या फिर किस तरीके से वर्क कर रही है, उस चीज़ से रिलेटेड कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन। ओके, राइट टू एजुकेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन आपके अमेंडमेंट के बाद आए थे, तो उससे पहले के जो 6 थे वो हम पढ़ रहे थे, जिसमें 2 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। 3rd आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल्स 23 से 24 तक आया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ बॉन्डेड लेबर और बेगर लेबर विदाउट वेजेस, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन लोगों को अलाउ नहीं करती जो बॉन्डेड लेबर होते हैं। बॉन्डेड यानी कि बंधे हुए लेबर्स होती हैं, मजदूर होते हैं या बेगर होते हैं, मीन्स लेबर विदाउट वेजेस, वो लेबर जिन्हें वेजेस नहीं दी जाती, जिन्हें सैलरी नहीं दी जाती, तो उन्हें अलाउ नहीं करती है। द लॉ प्रोटेक्ट्स द चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज फ्रॉम बीइंग एम्प्लॉयड इन हैज़ार्डस जॉब्स दैट माइट हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर फ्यूचर ग्रोथ। और ये जो लॉ है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वाला लॉ है, ये जो बच्चे 14 साल से कम की एज के काम करते हैं और वो हैज़ार्डस जॉब करते हैं, यानी कि जिसमें उनके ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ सकता है उनकी फ्यूचर ग्रोथ पर, तो उस चीज़ को भी वो प्रोटेक्ट करता है ये वाला लॉ, ठीक है। यानी कि अगर कोई बच्चा है जो 14 साल से कम की एज का है और वो कुछ काम कर रहा है, और ऐसा काम कर रहा है जो उसकी लाइफ के लिए ख़तरनाक है, हैज़ार्डस जॉब कर रहा है, तो उस चीज़ को भी कानून क्या करता है, मना करता है, और उसका अधिकार उसे देता है कि अगर कोई उसे फोर्स कर रहा है ऐसा काम करने के लिए तो वो मना कर सकता है और कानून की मदद ले सकता है। अगला है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, धर्म की
लिए आज़ादी का अधिकार दिया था, आर्टिकल 25 से 28 तक। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द पीपल ऑफ इंडिया टू प्रोफेस, प्रोपगेट एंड प्रैक्टिस अ रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है कि इंडिया के जो लोग हैं वो अपना कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और अपने आप को कोई भी कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी मर्जी के चॉइस से, ठीक है। दे हैव द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर ओन, और उनके पास उतना भी फ्रीडम होता है कि वो रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं अपने खुद के, ठीक है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो आर्टिकल 29 से 30 तक दिया हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज एवरी कम्युनिटी टू प्रिजर्व देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हर कम्युनिटी को अलाउ करता है कि वो अपने लैंग्वेज और अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रख सकता है। रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैज़ द राइट टू एस्टैब्लिश देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। किसी भी धर्म से रिलेटेड जो लोग हैं वो अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं ताकि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व भी कर सके और आगे और उन लोगों तक डेवलप भी कर सके, उन्हें उन तक पहुंचा सके। तो ये राइट दिया हुआ है आपको कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में। अगला आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल 32 में दिया हुआ है ये, दैट दिस राइट इम्प्लाइज दैट सिटीजन्स आर एंटाइटल्ड टू मूव लॉ कोर्ट्स टू सेफगार्ड देयर फंडामेंटल राइट्स। इस राइट में ये बताया हुआ है कि सिटीजन्स जो हैं वो कोर्ट भी जा सकते हैं अपने, अगर उनको लगता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स वो फॉलो नहीं कर रहे हैं या फिर उन्हें कोई फॉलो नहीं करने दे रहा है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, कोर्ट में भी जा सकते हैं। बोथ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है ना, उस सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट्स इशू कर सकते हैं। दिस राइट इज ऑल्सो कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस वाले राइट को, कौन से राइट को, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इस वाले राइट को हम हार्ट एंड सोल भी बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। दीज फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल बट नॉट अनलिमिटेड एंड एब्सोल्यूट। ये फंडामेंटल राइट्स जो है जस्टिसिएबल, यानी कि इनका जस्टिस तो मिलता है लेकिन ये अनलिमिटेड नहीं है कि आप कितना भी कर लो। देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, इनमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए हुए हैं। दीज फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। और ये फंडामेंटल राइट जो हैं इन्हें बंद भी किया जा सकता है, सस्पेंड भी किया जा सकता है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। तो ये होगा आपका फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जिनमें मेनली 6 हैं और इनके बीच में 1-2 अलग राइट्स भी आए हैं। अगला है टॉपिक है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़। Fundamental duties were added to the Constitution of India by the 42nd Amendment Act in 1976। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गई थी वो कब जोड़ी गई, जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। दीज ड्यूटीज़ आर गिवन इन पार्ट 4th A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ड्यूटीज़ जो दी गई हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4th A में दी हुई हैं। द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर, इसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करी हैं। वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। कि कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करना है, उसकी रेस्पेक्ट करनी है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी आइडियल्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं और जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, उन सभी को रेस्पेक्ट देनी है। फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी ये है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और जो महान लोग थे उनके आइडियाज़ को हमें, उन आइडियल्स को हमें फॉलो करना चाहिए जिसने हमें इंस्पायर किया ताकि आज़ादी हमें मिल सके हमारे नेशनल स्ट्रगल की वजह से। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। और ताकि हम, और क्या करना है, हमारी ड्यूटी क्या है कि हम इंडिया की इंटीग्रिटी को, यूनिटी को और सोवरेनिटी को बनाए रखें, उसे प्रोटेक्ट करे रखें। टू डिफेंड दी कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। कंट्री को हमें बचाना है, ठीक है, और हम जब ज़रूरत हो तो हम नेशनल सर्विस भी प्रोवाइड कर सकें, ऐसा हमें करना चाहिए। टू प्रमोट हारमोनी एंड द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमॉन्गेस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया के सभी लोगों में भाईचारे की स्पिरिट और हारमोनी प्रमोट करने के लिए। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर। कंपोजिट कल्चर यानी कि 2-3 कल्चर्स का मिक्सचर जो भी है, ठीक है, वो उसकी जो भी हेरिटेज हैं, जो भी हमारे धर्म हैं, मुस्लिम्स का धर्म ग्रंथ होते हैं, उन सभी को प्रिजर्व करना, उनकी वैल्यू करना। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स।
और हमें नेशनल एनवायरनमेंट को भी बचाना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए और उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए। नेशनल एनवायरनमेंट में आ गए आपके फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ और लिविंग क्रिएचर्स के लिए हमें कंपैशन होना चाहिए, यानी कि दया भाव होना चाहिए लिविंग क्रिएचर्स के लिए। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, और हमारे अंदर साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, ह्यूमैनिज्म होना चाहिए, इंक्वायरी और रिफॉर्म की स्पिरिट भी होनी चाहिए। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस, पब्लिक प्रॉपर्टी की हमें रक्षा करनी चाहिए और वायलेंस को क्या करना चाहिए, हमें एब्जॉर्ब करना चाहिए, यानी कि बंद करना चाहिए। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज़, इंडिविजुअल एक्टिविटी हो या कलेक्टिव यानी कि ग्रुप में एक्टिविटी हो तो उसमें हमें एक्सीलेंस करना चाहिए, अपना बेस्ट करना चाहिए। अ पेरेंट गार्जियन शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, किसी भी पेरेंट को या किसी भी गार्जियन को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए एजुकेशन की अपने बच्चे के लिए, जो जिसकी एज क्या है 6 to 14 ईयर्स की है, क्योंकि 6 to 14 ईयर्स जो होती है वो बहुत मेन एज होती है, इसमें बच्चे का डेवलपमेंट होता है। अगर उसे अपॉर्चुनिटीज़ इस एज में प्रोवाइड करी गई हैं तो बच्चा हो सकता है वो बहुत अच्छा कुछ काम कर दे, है ना, इम्प्रूव कर सकता है बच्चा। तो ये कुछ आपके क्या हैं 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। तो गाइज़ ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक कीजिए, फर्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।